वो कहते हैं ना कि सफलता किसी की मोहताज नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं पंक्तियों को चरितार्थ करते एक शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है, जिन्होंने इसी वर्ष आईबीपीएस एएफओ में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल करके अपने माता पिता को देश भर में प्राउड फील करने का अवसर दिया है। IARI टॉपर्स के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है और साथ ही आपकी सफलताओं के लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो चलिए बात करते हैं इस वर्ष के आईबीपीएस एएफओ टॉपर मिस्टर सदाशिव से। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। सर आई एम सदाशिव शिवशंकर मेडगा फ्रॉम महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर। कौन सा बैंक अलॉट हुआ है आपको? पंजाब नेशनल बैंक सर। पंजाब नेशनल बैंक एंड स्कोर इज 76 मार्क्स। तो मिस्टर सदाशिव, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताएंगे? आपके माता पिता क्या करते हैं, आपके भाई बहन कितने हैं एंड व्हाट दे आर डूइंग? ओके सर। मेरा पिताजी सर वही खेती बाड़ी करते हैं सर, एग्रीकल्चर फार्मर है सर। और मेरा एक ब्रदर है सर, मेरा भाई है, वो मेडिकल साइंस में BHMS कर रहा है सर, अभी डॉक्टर कोर्स चल रहा है उसका। और मेरे फैमिली में 3 ही मेंबर्स है सर। मेरा माता जी नहीं है सर। इट्स वेरी सैड टू हियर। इस वर्ष आईबीपीएस एएफओ में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सर ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा मेंस में नहीं हुआ था, मेंस में हुआ था सर, लेकिन इंटरव्यू के लिए मैंने क्वालिफाई नहीं हुआ। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था सर। जैसे आपने बताया कि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट है, तो पिछले अटेम्प्ट में ऐसी क्या मिस्टेक रही जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया? और फिर इसको यूं समझ लीजिए कि इस बार आपने ऐसा क्या इम्प्रूवमेंट किया जिसकी वजह से आप ऑल इंडिया टॉपर रहे? ओके सर, बताएं। मुझे मुझे लगता है सर, मैंने लास्ट अटेम्प्ट में बहुत ही ज़्यादा फोकस प्रीलिम्स के ऊपर किया था सर। क्योंकि BSc एग्रीकल्चर होने के बाद सर ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग और इंग्लिश जो होता है ना सर, नया सब्जेक्ट लगता है, इसलिए ज़्यादा फोकस वहाँ होता है सर। और मन में एक डर सा लगा रहता है सर, प्रीलिम्स होगा या नहीं होगा, ये सब्जेक्ट तो नहीं, एग्रीकल्चर कुछ पढ़ा हुआ है, ऐसा लगता है सर। इसलिए ज़्यादा ही फोकस मैंने अपना प्रीलिम्स के ऊपर था सर। और एग्रीकल्चर भी मैंने साथ पढ़ता था सर, लेकिन मैंने वो जनरल बुक से पढ़ाई करता था सर, ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे एज निर्मला चंदा का बुक हुआ सर, एसेंशियल एग्रीकल्चर का। और कोई कॉम्प्रिहेंसिव की बुक होता है सर, वो हो गया कड़ी। और अरुण कातेम का वाल्यूम 1 वाल्यूम 2, ये जनरल बुक्स थे सर, इससे पढ़ता था। इस बुक से ये होता है सर, जैसे आपका IRI टॉपर्स बुक में अलाइड कवर हो जाता है सर, सब कुछ अलाइड आ जाता है सर, एपिकल्चर सीरिकल्चर सब कुछ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होता है सर, अलाइड उतना अच्छे से पिछली ये जो भी होता है ना सर, अलाइड सब्जेक्ट वो अच्छे से नहीं है सर, कवर नहीं किया हुआ है। तो फिर लास्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था सर लास्ट ईयर में, वो प्रॉब्लम है, वो अलाइड से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए थे सर, वो मैं अच्छे से नहीं कर पाया सर, इसलिए मेरा इंटरव्यू के लिए भी नहीं हुआ। और एक जो मुझे लगता है सर वो गलती था मेरा, और नवंबर दिसंबर में कम्प्लीटली मैंने प्रीलिम्स के ऊपर फोकस किया था सर। फुल डे मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश ही करता था, और एग्रीकल्चर को देखता भी नहीं था सर, कोई टेस्ट नहीं, कुछ नहीं सर। और उसके बाद जो दिसंबर में जब एग्जाम हुआ सर, उसके बाद मैंने जब जनवरी में स्टार्ट किया सर फिर एग्रीकल्चर पढ़ना, वो बहुत ही ज्यादा नया नया लग रहा था सर, रिवीजन भी इफेक्टिवली नहीं हो पाया मेरा। इसलिए मुझे लगता है सर ये बहुत सारी ये गलतियां थी, इस बार मैंने ये गलतियां नहीं किया सर। इस जो बार बच्चे किसी कारणवश सेलेक्ट नहीं हो पाए, वो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनको अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताएं, शेयर करें, जिससे कि आने वाली एग्जाम में वो लोग भी अच्छा स्कोर कर सकें। तो प्लीज शेयर योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। ओके सर, स्ट्रैटेजी सर मैंने यहाँ दो टाइप से मैंने मेरा स्ट्रैटेजी बताना चाहूंगा सर। एक वो लोग जो फ्रेशर है तो होते हैं सर, वहाँ पर एक चीज होता है सर, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश के साथ एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ता है। और ये जो प्रीलिम्स का सब्जेक्ट होते हैं सर, नए होते, वहाँ उनको कंप्लीट बैच करना पड़ता है सर, कंप्लीट बैच और स्ट्रैटेजी। आजकल प्रीलिम्स का लेवल बहुत ही डिफिकल्ट हुआ है सर। दिस ईयर सर हमने कुछ लोग बोलते हैं सर मिसलेनियस करेंगे, लॉजिकल रीजनिंग का, पजल और सिटिंग पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, लेकिन सर इस बार 30 to 35 क्वेश्चन तो सिटिंग और पजल के थे, इसलिए ओवरऑल सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है सर क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में। वो उसके साथ उन्होंने एक ऑथेंटिक अच्छे सोर्स से पढ़ाई एग्रीकल्चर का कर सकते हैं, एक 5 to 6 रीडिंग के साथ अच्छे से। और उसके साथ मैं ये कहूंगा सर, प्रेशर को वहाँ भी ध्यान देना पड़ता है सर। जब वो सेकंड अटेम्प्ट के कुछ लोग होते हैं सर, जैसे मेरे जैसे, मैंने सेकंड अटेम्प्ट में जब था, मैंने क्वांट रीजनिंग के ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं किया सर। मैंने डायरेक्ट नवंबर दिसंबर में मैंने क्वांट रीजनिंग देखा था सर। तब तक बस 2 ही सब्जेक्ट थे मेरे लिए, बस एक एग्रीकल्चर पढ़ना है अच्छे से, और 1 आवर इंग्लिश का कुछ न्यूज़पेपर रीड करना है सर, इतना ही करता था मैंने। फेब से लेकर के आई थिंक नवंबर दिसंबर तक बस एग्रीकल्चर ही पढ़ा हुआ है सर, बहुत ज्यादा मार्क्स दिया हुआ है। इसलिए मुझे लगता है सर,
सेकेंड सेकेंड अटेम्प्ट का जो भी एक्सपीरियंस होते हैं ना सर, उनके पास एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, उनके पास क्वांट रीजनिंग ऑलरेडी होता है ना सर अच्छे से, इसलिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा फोकस एग्रीकल्चर के ऊपर दे सकते हैं। और मॉक टेस्ट देना उन्होंने सेकेंड अटेम्प्ट होके जो लोग एस्पिरेंट्स है, मॉक टेस्ट देना वो फर्स्ट जब भी होता है अप्रैल के बाद ही स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है सर। उसके बिकॉज उन्होंने कंप्लीट एक प्रोसेस से वो गुजरा हुआ होता है ना, प्रोसेस में उन्होंने कंप्लीट प्रोसेस उन्हें पता होता है एग्रीकल्चर का ये एग्जाम का, इसलिए मुझे लगता है ऐसा मॉक टेस्ट भी उन्होंने देना चाहिए बहुत ही ज्यादा से ज्यादा। वेल, सदाशिव, आपने बहुत ही अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बताई। साथ ही बच्चों का एक क्वेश्चन ये भी रहता है कि कंटेंट को कितनी बार रिवाइज करें। सर ये डिपेंड करता है सर, पर्सन टू पर्सन वैरी करता है सर, और उसके ऊपर और उसके साथ ये सब्जेक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है सर। जैसे मैंने पैथ एंटो सब्जेक्ट एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से कंपेयर करता हूँ, तो फिर पैथ एंटो को बहुत ही ज्यादा रिवीजन का जरूरत होता है सर। इसलिए मुझे लगता है सर रिवीजन तब तक होना चाहिए जब तक हमें कॉन्फिडेंस ना आ जाए, हमें परफेक्शन ना आ जाए। मुझे तो लगता है सर 5 to 6 रीडिंग तो रिवीजन तो पहले से एक 1 to 2 डीपली रीडिंग होना चाहिए, थरोली रीडिंग होना चाहिए सर। उसके बाद एक 4 to 5 रिवीजन भी देंगे तो वो भी सफिशिएंट हो जाता है सर। उससे कुछ हमेशा अच्छी तरह से याद हो जाता है सर, नो प्रॉब्लम नहीं होता है सर। ग्रेट ग्रेट। अगला क्वेश्चन मेरा आपसे यह है कि IARI टॉपर्स के नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह आपने रीड किए हैं, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा, कंटेंट्स आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताएं। सर कंटेंट्स तो बहुत अच्छे है सर, अलाइड भी अच्छे तरह से कवर किया हुआ है सर। आई थिंक ये सफिशिएंट है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। और एक बात मुझे अच्छे से बताना चाहूंगा, तो फिर मुझे लगता है सर वो आपने वो करंट अफेयर प्रोवाइड किए थे सर, 24 पीडीएफ थे लान लान सर। मैंने वो पीडीएफ का मैं जेरॉक्स किया था, वो एक बंडल था, वही पढ़ा था सर। इंटरव्यू में मुझे बहुत सारे क्वेश्चन उसी में से आप पूछ लिए उन्होंने, तो फिर मुझे लगता है सर सफिशिएंट है सर। एक ही रिक्वायरमेंट होता है सर, फैक्ट्स ज्यादा होने से बहुत ही ज्यादा रिवीजन की जरूरत होता है सर IAR टॉपर्स बुक्स में। इसलिए मुझे लगता है सर क्वेश्चंस अच्छे जब रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चंस को अच्छे तरह से कर पाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने जो बुक पढ़ी है, इसमें हालांकि हर चीज़ कंसाइज की हुई है, फिर भी कुछ बच्चे अक्सर पूछते हैं कि सर हमें इम्पोर्टेंट नोट्स ये बता दीजिए क्या पढ़ना है, इसके अलावा और कुछ ना पढ़ें। तो आपने भी काफ़ी अटेम्प्ट्स किए हैं, अपना एग्ज़ाम पैटर्न को बहुत अच्छे से एनालाइज भी किया है, तो बताइए कि अगर कोई आपसे पूछे कि क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे। सर इम्पोर्टेंस आई थिंक सर ये आप तक सर माइंडसेट चेंज हो सका है। जैसे आप लोग बोलते थे सर पैथ एंड से क्वेश्चंस नहीं आएंगे ज्यादा से ज्यादा, और उनका कहते हैं हमको वॉल्यूम 2 मत पढ़ना, बॉटनी होता है, बॉटनी से एपो में जो क्वेश्चंस नहीं पूछते। लेकिन इस बार सर बॉटनी से क्वेश्चंस थे, जैसे सोमैक्लोनल वेरिएशन हो गया, डायब्रिड क्रॉस हो गया, और पैथ एंड से तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस थे सर इस बार। मुझे लगता है सर हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरह से प्रिपेयर करना ही चाहिए सर, जो चाहे बॉटनी हो, पैथ हो, एंटो हो, एग्रीकल्चर का जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं। और एक बात बताना चाहूंगा सर, लोग बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस बार से 1 or 2 क्वेश्चन आ गए। लास्ट ईयर में 10 से 12 क्वेश्चन तो हॉर्टिकल्चर से थे। मुझे यही लगता है सर हर एक सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना ही चाहिए सर, कोई सब्जेक्ट मिस नहीं होना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा मुझे लगता है सर इंपॉर्टेंस अलाइड को देना चाहिए। आजकल अलाइड के जैसे फॉरेस्ट्री इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, अलाइड को ज्यादा से ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए सर, ये मेरा ओपिनियन है पर्सनल। और मॉक टेस्ट भी ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट आप प्रोवाइड करते हैं सर, वो भी अच्छे होते हैं। एक्सीलेंट। सिलेक्शन ना होने के कारण कुछ बच्चे डिमोरलाइज हो जाते हैं। आपका भी एक बार जो है अटेम्प्ट है वो मिस हुआ है। ऐसी स्थिति में अपन बाउंस बैक कैसे करें। सर बाउंस बैक तो एक तो सर मुझे लगता है फैमिली का सपोर्ट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट होना ही चाहिए सर। और कुछ फ्यू फ्रेंड्स बोलता हूँ सर, कुछ बहुत ही फ्यू फ्रेंड्स होते हैं सर, जैसे उनसे सपोर्ट मिलता है सर, और ज्यादा से ज्यादा टीचर से सपोर्ट हमेशा मिलता है सर। मुझे लगता है सर जब भी उन्हें लो फील होता है ना सर, उससे उस समय मुझे लगता है सर बात करना चाहिए कोई भी टीचर से। मैंने बात करता था सर मेरा टीचर से, उनसे मैं पूछता था जब मैंने मल्टीपल सोर्सेज यूज करना स्टार्ट किया, जब मुझे कंफ्यूजन होता था। और सब सोर्स उन्होंने यही कहा था कि कोई भी एक सोर्स उठाना चाहिए, और उसके बाद जो भी सोर्सेस नए ऐड करते हो उससे जो भी नया लगता है वो नोट डाउन करो या फिर हाईलाइट करके रखो। ये जो भी पॉइंट्स होते हैं ना सर, वो टीचर से मिलता है सर। टीचर से ज्यादा जितना भी हम कांटेक्ट में आ जाते हैं सर, उतना आराम से ये फेज निकल जाता है सर। मुझे लगता है जब फेल्यूर आता है ना सर, उसके बाद 10 to 15 डेज ये बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है सर। मुझे बहुत ज्यादा हर्ट होता है सर, नींद नहीं आना, ये मुझे भी होता था जब फर्स्ट टाइम फेल हुआ था सर। मैंने कंप्लीट मुझे लगा था सर मैं इंटरव्यू में 100% जाऊंगा, मैंने तो इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन नहीं हो पाया फेब में। तो फिर होता है सर, मुझे लगता है फ्रेंड्स, फैमिली और टीचर के साथ जुड़े रहिए, आराम से हो जाएगा सर, वेरी कोई वेरी प्रॉब्लम नहीं। गुड, बहुत अच्छा आपने बताया।
एएफयू के इंटरव्यू में भी आपको अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो प्लीज आपका इंटरव्यू का जी जी एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए, कुछ इंटरव्यू के एक्सपीरियंस में बताइए। जी जी ऐसा इंटरव्यू का सर एक्सपीरियंस पहले स्टार्ट 2 क्वेश्चन तो मराठी लैंग्वेज में से सर, मेरा अपना लैंग्वेज था सर। जैसे मुझे पूछे थे आप कहाँ से हो और आप आपका फुल नेम बताओ, आप कहाँ से हो, ये क्वेश्चन पहला था सर। उसके बाद स्ट्रेंथ और वीकनेस था सर। जो भी मुझे लगता है सर उन्होंने ज्यादा इंप्रेसिव हुए थे मेरे स्ट्रेंथ से। मुझे मल्टीपल लैंग्वेज का एक्सपीरियंस था सर, जैसे कन्नड़, हिंदी, मराठी, इंग्लिश लैंग्वेज थे, रीड राइट स्पोक इसका। और एक बात मैंने उन्हें बताया सर, अडॉप्टेबल पर्सन हूँ, जैसे महाराष्ट्र में किया हुआ है और मराठी भी मैंने बोलना ये अच्छे से आता है सर। ये भी और अडॉप्टेबल पर्सन इसलिए चाहिए सर, बैंकिंग में ऑल ओवर इंडिया कहाँ से भी पोस्टिंग हो जाता है, वो भी अच्छा लगा सर मुझे। और उसके बाद हर एक क्वेश्चन सर मुझे लगता है सर बैक टू बैक 8 to 9 क्वेश्चन जो थे वो स्कीम के ऊपर थे सर। मुद्रा, सॉइल हेल्थ कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड का, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया के ऊपर क्वेश्चन थे सर। और बैंकिंग अवेयरनेस में हाइपोथिकेशन और मॉर्गेज के एक डिफरेंस थे। ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन थे सर। और एक बात सर मैंने बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है सर एक इंटरव्यू में अच्छे मार्क आने का एक रीजन ये था सर, जब मैंने उन्हें एक एग्जांपल के थ्रू आंसर किया था। जैसे सर हाइपोथिकेशन होता है सर, हाइपोथिकेशन का लोग बोलते हैं जो भी लोन देना होता है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देना चाहिए, यही सिंपल डेफिनेशन होता है सर। उसके साथ मैंने एक एग्जांपल ऐड किया सर, जब भी क्रॉप प्रोड्यूस होता है, जब एक फार्मर वेयर हाउस में स्टोर करेगा, उसका रिसिप्ट लेकर बैंक में जाएगा तो फिर 75% तक वो रिसिप्ट के ऊपर उन्हें लोन मिल जाता है। ये जो एग्जांपल्स थे इससे वो बहुत ही इंप्रेसिव लगे थे। और मॉर्गेज में ये एक एग्जांपल दिया था, लैंड के ऊपर लोन देना चाहिए। और लैंड जो भी सेल करना चाहता है फार्मर तो नहीं कर सकता, क्योंकि वो ओनर ऑफ पोजीशन बैंक के पास होता है। ऐसे एक एग्जांपल से ऐड करना मुझे लगता है सर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एग्जांपल से ऐड किया था सर। आपकी प्रिपरेशन के दौरान हाँ आपको सर। क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी एंड हाउ डिड यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम तो सर हर रोज यही होता था सर, मेरा होगा या नहीं होगा। मैं तो ये हमेशा सर 2-3 दिन में एक बार ये थॉट आ जाता है सर। ये थॉट से एक कंटिन्यू आ जाएगा तो फिर नेगेटिविटी के साइड होता है सर। ये मुझे लगता है थॉट निकाल लेना चाहिए हमेशा सर। जो भी कोई भी एस्पिरेंट्स हो वो बोलते हैं पॉजिटिव, हम पॉजिटिव है, हम ये हो। लेकिन एस्पिरेंट्स का जो एक कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो भी फेज होता है सर, ये हमेशा लगता है होगा या नहीं होगा, कंपटीशन बहुत बड़ा है, ये ऐसी चीज होता है सर। मुझे लगता है ये चीजों को सर हटा देना चाहिए सर दिमाग से कम्प्लीटली, और फुल फोकस होकर पढ़ाई करना चाहिए। मुझे लगता है प्रोसेस को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो फिर 100% रिजल्ट आएंगे। और हमेशा मैं कहता हूँ सर पॉजिटिव पॉजिटिव जो भी लोग होते हैं सर उनके साथ जुड़ना चाहिए। और आई थिंक और ज्यादा से ज्यादा हम टाइम स्पेंड मुझे लगता है सर अपने बुक्स के ऊपर करें और कोई एंजॉयमेंट ये चीजें थोड़ा सा अवॉइड कर, यही कहता हूँ सर। यस सर। And finally, I would like to ask you that whom would you like to give credit for your success? ऑब्वियसली सर फैमिली फर्स्ट एंड फैमिली तो उनके उनसे ही मैं हूँ यहाँ जो भी मैं पढ़ाई किया हुआ है सर। और उसके बाद सर मेरा क्रेडिट तो ऑब्वियसली सर जो भी मेरे टीचर्स थे उन्होंने जो भी मुझे पढ़ाए हुए हैं सर वो उनको ही क्रेडिट जाता है सर। और कुछ फ्रेंड्स थे सर, फ्रेंड्स कम मेंटोर कहता हूँ मैं उन्हें, उनसे भी बहुत ज्यादा मुझे हेल्प मिला हुआ है सर। जो भी जनरल बैंकिंग के कुछ फ्रेंड्स थे सर, पीओ क्लर्क करते, पीओ का वो करते हैं, एसबीआई पीओ, आरबीआई पीओ का प्रिपरेशन करने में, उनसे भी प्रीलिम्स के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा हेल्प हुआ सर। और सभी टीचर्स को मैं मेरा अपना क्रेडिट देना चाहता हूँ Can सर। you name some of your friends? सर संदीप एक मेरा फ्रेंड है, संदीप नानोटे, ही इज डूइंग जनरल बैंकिंग नाउ। एंड विशाल लक्ष्मी मैडम एक फ्रेंड है सर, सी इज नाउ सिलेक्टेड एज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एक एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में सिलेक्शन हुआ, उनका स्ट्रेटेजी है। और प्रतिमा बाबर मैम है सर, उनका स्ट्रेटेजी मैंने कंप्लीटली फॉलो किया है वर्ड टू वर्ड सर। उन्होंने अभी कैनरा बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर में काम करे सर। ही इज वर्किंग नाउ सर एज एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर इन कैनरा बैंक सर। यस। What is your future plan? Are you satisfied with your current achievements or preparing for some other exams? Yes, I have to say yes. I have thoughts in my mind. I have to prepare for other exams, but currently, sir, I have to enjoy this, sir, training phase and working culture of agriculture field officer because, sir, as of now, sir, I started preparation as a dream job, agriculture EFO as a dream job, sir. I saw it before, and I want to enjoy its success, sir, and I would like to work here in future. Maybe sir, I would like to try maybe in some NABARD and SIDCO maybe. Yes. हमारे साथ इस लाइव सेशन में कुछ स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपसे बातचीत Yes. करना चाहते हैं, तो चलिए अब स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते। जी सर, मैं सुनील चौधरी रिंगस का रहने वाला हूँ। सर आप कितना घंटे स्टडी करते थे और आपका सर शेड्यूल कैसे क्या रहता था, तो आप फर्स्ट रैंक आपने
अचीव किया सर, तो कुछ सर आठ बताइए आठ हमें भी ऐसा। अच्छा 8 to 10 आवर्स पढ़ता था सर मैं, उससे ज्यादा कभी पढ़ाई नहीं हूँ। 8 to 10 आवर्स कंप्लीट मुझे लगता है इससे सफिशिएंट होता है। और मेरा पढ़ाई ऐसा था सर, 1 आवर पढ़ने के बाद मैंने 15 to 20 मिनट्स ब्रेक लेता था सर। कभी कभार मुझे ये आगे जाकर पता नहीं चलता सर 1 आवर हो गया या 2 आवर, मैंने उस टाइम पे कभी टाइमर सेट किया, कभी अलार्म सेट किया, ऐसा करता था सर। 1 आवर कॉन्सेंट्रेटेड होकर पढ़ता था सर, उसके बाद वहां से टेबल कुर्सी से उठकर थोड़ा बहुत रिलैक्स करता था सर, 10 to 15 मिनट्स या फिर 20 मिनट्स सर, सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। जब हम पैथोलॉजी पढ़ रहे हैं तो फिर मैं कभी 1 आवर के बाद 30 मिनट्स रेस्ट लेता था सर। इस तरह मैंने पढ़ाई करता था, स्लॉट्स में पढ़ाई होती थी सर। 8 to 10 आवर्स बीच में रहता था सर, कभी 9 आवर्स पढ़ लिया, कभी 9.5, ऐसा ही। ज्यादा इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सर। सर इसके अलावा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आती है तो दिमाग पे स्ट्रेस आता है, नेगेटिविटी आने लगती है, तो सर इसे कैसे हैंडल करें सर, आप कुछ सजेस्ट कीजिए। एग्जाम ओके सर, जब आप कंप्लीट 1 ईयर डेडिकेटेडली पढ़ाई किए हुए तो फिर मैं पढ़ाई अपने यदि कंप्लीट 1 ईयर से पढ़ाई किया हुआ है अच्छे से, तो फिर स्ट्रेस से नेगेटिविटी थोड़ा कम आता है ऐसे, एज कम्पेयर टू आपने अक्टूबर में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे तो फिर वो उससे बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है सर कंप्लीट थ्रू आउट द ईयर जो भी प्रोसेस होता है सर वो फॉलो करना चाहिए। और जब नवंबर दिसंबर का मंथ आएगा सर, एग्जाम पास में आ जाएगा, आपका जो भी शेड्यूल होता है सर डेली का, वो कंप्लीटली वो क्या कहते हैं वो कंप्लीटली बिजी कर लेना चाहिए सर। कुछ ज्यादा सोचने के लिए समय मत रखना सर। 8 to 10 आवर्स और उससे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़ाई हो जाएगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नेगेटिविटी मैं हमेशा कहता हूँ सर, फ्रेंड्स अच्छे पॉजिटिविटी जो भी फ्रेंड्स टीचर्स होते हैं उनसे बात कीजिए। और मैं सर से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा सर, कुछ यूट्यूब के ऊपर सेशन नवंबर दिसंबर में या टॉपर से कुछ पॉजिटिविटी कुछ शेड्यूल के ऊपर आ जाए तो फिर उससे वो देखकर ऐसा अच्छा फील होता है सर। जी सर। यस नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई जो आपने फर्स्ट रैंक Thank you, अचीव किया। थैंक यू सर, थैंक आशा करते हैं कि किसी दिन हम भी आपके जैसे ड्रीम, अब हमारा भी ड्रीम है कि हम भी अचीव करें। और Yes, सबसे all the पहले best. जी सर मेरा सबसे पहले क्वेश्चन ये रहेगा कि मैं जो टॉपिक रिवाइज करता हूँ, पढ़ता हूँ, जो नेक्स्ट टॉपिक में जाता हूँ तो मैं पिछला जो भी याद किया हुआ मैं भूल जाता हूँ। तो इसके बारे में मेरे को थोड़ा सजेस्ट करिए कि आपने कैसे इसको मेंटेन किया। सर मैंने भी मेरे साथ भी ये होता था सर। मैंने क्वेश्चन नोट्स एक कंसेप्ट होता है सर वो फॉलो किया था। क्वेश्चन नोट्स का कंसेप्ट ये होता है सर, आप खुद क्वेश्चंस बनाना होता है सर। मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चंस बनाता नहीं था सर, मैं पॉइंट को हाईलाइट करता था। जैसे एक फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट सर, टिलेज होता है, टिलेज को हाईलाइट कर लिया, और जब हाईलाइट किया हुआ वर्ड जब हम देखते हैं ना सर, तो देखने के बाद माइंड में थोड़ा सा दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल के हमें देखने होता है सर उसके बारे में मैं क्या जानता हूँ। तो जो भी याद आ जाता है सर उसी टाइम पे तो फिर ठीक है सर, वो पढ़ने का कोई जरूरत ही नहीं पड़ता है। जब याद नहीं आता है तो फिर पढ़ना पड़ता है सर। जब टिलेज, मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सॉइल सब कुछ याद आ जाएगा तो फिर हम आगे जाएंगे सर। उसके बाद प्राइमरी टिलेज आता है, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंट्स याद करने का कोशिश करना सर। थोड़ा सा इनिशियल डेज में ही लगेगा सर, थोड़ा सा ये बहुत ही पेनफुल है, ये होता नहीं है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा, लेकिन जब हम एडजस्ट हो जाएंगे सर इस प्रोसेस को, तो फिर मुझे लगता है सर ये बहुत ही जल्द से जल्द ये याद आना स्टार्ट हो जाएगा सर। हाँ, खुद के ऊपर ज्यादा सर कॉन्फिडेंस फील करना, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर खुद के ऊपर। इसलिए मैं ये करता था, क्वेश्चन नोट्स में बनाता नहीं था सर, मैंने हाईलाइट करता था, और जो भी हाईलाइट किया वर्ड है ना सर उसको देखकर मैंने थोड़ा कोशिश करता था सर मेमोराइज करने का, थोड़ा सा दिमाग के ऊपर प्रेशर डालकर याद करने का। इससे बहुत अच्छे से याद हो जाता है सर। ये आप ट्राई कर सकते हैं अच्छे से। और सर ये दूसरा क्वेश्चन ये इसी में है कि ये डाटा न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, तो इसमें ये जैसे पीएच वैल्यू वाले एरिया तो ये थोड़ा याद नहीं रहते, तो इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। ओके सर, ये बहुत ही ज्यादा मुझे नहीं लगता है सर ये इसमें कुछ सोचने की ये होता है, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड करता है सर ऑप्शंस कैसे। ये आप जब बहुत ही ज्यादा मार्क्स लगाएंगे तो फिर आप गेस कर सकते हैं सर। जब भी हम देखते हैं तो फ्रूट को आप ऑलमोस्ट एसिडिक सॉइल में ग्रो करते हैं सर, जैसे ग्रेप हुआ। जब इसका पीएच, जब आप ऑप्शन देखते हैं, जब वहाँ ऑप्शन में होगा 9 पीएच या फिर 4 पीएच, तो फिर आप आराम से एलिमिनेट कर सकते हो। 2 ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं सर। उसके बाद जो भी ऑप्शन रहते हैं ना सर, वो ऑप्शंस को आप अच्छे से देख करके वहाँ थोड़ा सा गेस करके लगाना होता है। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था सर, वो क्वेश्चन था लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का जो भी ड्यूरेशन होता है सर लाइट का, उसे बहुत ही हाँ सर। नियरेस्ट का एक ये था सर 14 आवर्स से ज्यादा और 12 आवर्स से ज्यादा। उसमें बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैंने 14 आवर्स से ज्यादा ही वो लगाया था सर।
ये ये होता है ना सर, उसके साथ ऑप्शन जब होता है ना सर, वो बहुत ही लेंदी ऑप्शन होते हैं। कभी देंगे तो फिर 21 आवर्स देंगे, कभी देंगे तो 8 आवर्स देंगे, या फिर कम देंगे या फिर ज्यादा देंगे। तो फिर ये जो स्किल होता है सर, न्यूमेरिकल वैल्यू का जो भी क्वेश्चन होता है वो अप्लाई करने का जो स्किल होता है सो मॉक टेस्ट आ जाता है सर। इसलिए मुझे लगता है जब ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे आप, तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा सर अपने आप। जी सर। हाँ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए कि जब पढ़ते पढ़ते दिमाग में कहीं ना कहीं ये ख्याल आ जाते हैं बीच बीच में सीनियरों को देखते हुए कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, फ्यूचर में थोड़ी झिझक रहती है ऐसे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर इस बारे में आप जब ज्यादा सोचेंगे सर, रियलिटी यही है कि इस बारे में जब आप ज्यादा सोचेंगे तो फिर बहुत ही ज्यादा नेगेटिविटी आ जाएगा। इस बारे में कम, जब जितना कम सोचते हैं ना सर, उतना ही अच्छा होता है। हाँ। और कम हम तब भी सोच पाएंगे जब हम काम ज्यादा करते हैं सर। जब हम पढ़ाई ज्यादा करना स्टार्ट करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से आप अपना डेली शेड्यूल फॉलो करेंगे। हमारा शेड्यूल बनाना चाहिए सर, प्रीलिम्स का जो भी सब्जेक्ट होता है उसके लिए कितना टाइम देना है, एग्रीकल्चर को कितना टाइम देना है, मॉक को कब लगाना है। ये जब इस प्रोसेस में आप हमेशा के लिए ये प्रोसेस फॉलो करेंगे, हम इसके लिए शेड्यूल फॉलो करेंगे, तो फिर ये थॉट्स अपने आप निकल जाएंगे सर। और आप तब भी खुश हो सकते हैं सर जब आपका मॉक्स में अच्छे स्कोर आता है सर। जब भी आपको लगता है ना सर, अच्छे से मॉक्स में स्कोर करने का कोशिश कीजिए। हमेशा जो भी होते हैं ना सर, 2000 3000 जो भी बच्चे लेते हैं मॉक्स, उनमें से थोड़ा बहुत आपका परसेंटाइल 80-85 अबो रखने का कोशिश कीजिए, और सेल्फ डेवलपमेंट करते रहिए। ये थॉट्स अपने आप निकल जाएंगे सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। जी सर। और ये एक ख्याल ये भी आता है कि सर बार बार हम जो एफओ के अटेम्प्ट देते हैं फिर फेल हो जाते हैं, तो जैसे कि बाद में हमको दूसरे एग्जाम की ओर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्या थोड़ा इसे बताइए सर। सर मैंने तो ये नहीं किया सर। मैंने हमेशा यही बोलता हूँ बच्चों को, एक ही एग्जाम के ऊपर फोकस करिए। मैंने तो अब तक हमें 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 कहते हैं सर लोग, बैंक को जो भी पीओ क्लर्क असिस्टेंट जो भी होता है सर, वो देना चाहिए। लेकिन अब तक मैंने करीब 3 साल होते हैं आ गए सर, मैंने कोई भी एग्जाम नहीं दिया ईएफओ के सिवा। एक था सर एफसीआई जो भी रिलेटेड था सर एग्रीकल्चर से, तो फिर मैंने वो दिया हुआ है। लेकिन ईएफओ के अलावा से एग्रीकल्चर के रिलेटेड जो भी होते हैं ना, एग्रीकल्चर के अलावा जो भी होते हैं एग्जाम्स, वो मैंने अटेम्प्ट ही नहीं किया सर। उससे इससे क्या हो जाता है सर, इससे डिस्ट्रैक्शन, हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं सर खुद, क्योंकि हर एक एग्जाम का स्ट्रैटेजी अलग होता है। हर एक एग्जाम के लिए कुछ डिफरेंटली पढ़ना पड़ता है। कुछ उनका भी जो भी सिलेबस होता है वो अलग होता है। जब हम नाबार्ड और ईएफओ साथ में करेंगे अब पढ़ाई, तो फिर एग्रीकल्चर का उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सर, जितना हमें ईएफओ में करना पड़ता है। 60 क्वेश्चन कंप्लीट मेंस यहाँ एग्रीकल्चर से होता है, वहाँ बस 40 क्वेश्चन आ जाते हैं सर एग्रीकल्चर का। फिर नाबार्ड के लिए ERD ES है, वो डिफरेंटली पढ़ना पड़ता है, सिलेबस वहाँ चेंज हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है सर एक ही एग्जाम के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, और एग्रीकल्चर को जो भी एग्जाम होते हैं वो इसे दे देना चाहिए सर। उससे थोड़ा एक्सपीरियंस मिल ही जाता है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी सर। जी सर। सदाशिव, आपने बहुत ही ट्रांसपेरेंटली अपनी बात रखी, और ख़ास तौर से जो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जो स्ट्रेटेजीज बताई हैं बहुत ही यूज़फुल हैं स्टूडेंट्स के लिए। एक ही एग्ज़ाम पे फोकस रखना और पॉजिटिव रहना, अपने फ्रेंड्स के और अपने टीचर्स के उनके साथ शेयर करना, आई थिंक इट विल बी वेरी बेनिफिशियल इंटरव्यू फॉर द AFO एस्पिरेंट, एंड बहुत मोटिवेशनल रहेगा। फिर एक बार आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।